दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वात्या भट्टी। अब ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और हर बार लगभग पूछा जाता है। और क्वेश्चन होता है कि वात्या भट्टी का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि पूरा आपको चित्र बनाना होता है, उसमें हर एक पार्ट को दर्शाना होता है, उसका पूरा वर्णन करना होता है विद रिएक्शन। तो ये जो टॉपिक है ये आज आप तैयार करेंगे इसी वीडियो में। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात अगर उठता है तो ये उठता है कि आखिरकार इस वात्या भट्टी का यूज क्या है। ठीक, तो आपको मैं बता दूं कि अगर जब पृथ्वी को खुदाई कर खनिज को निकाला जाता है, ठीक, और धात्विक खनिज को जब निकाला जाता है तो उसको थोड़ा साफ सफाई कर उसको एस्को में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, और वो जो एस्को होते हैं उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। ठीक, तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए और धातु को अलग करने के लिए इस भट्टी का यूज किया जाता है, यानी कि इस भट्टी में अयस्क को डालकर उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। ठीक, और गर्म कर उसका लावा बना लिया जाता है। तो होता क्या है कि नीचे की ओर धातु का जो लावा होता है वो यहाँ पर बैठ जाता है, मतलब नीचे भारी होने के कारण नीचे हो जाता है, और ऊपर जो मल होता है उसकी जो अंदर जो अशुद्धियां होती हैं वो ऊपर यहाँ पर धातुमल के रूप में ऊपर तैर जाती हैं और ये फिर बाहर निकाल लिए जाते हैं। ठीक, तो यही कार्य होता है इस वात्या भट्टी का। अब सबसे पहला जो स्टेप होगा वात्या भट्टी में, यानी कि आपके एग्जाम में, तो यही होगा कि वात्या भट्टी का चित्र कैसे बनाया जाए। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, एक बार ध्यान से देखिए। यहां पर क्या है, सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से यम आकार की आकृति बना लेनी है। ठीक, और यम आकार की आकृति में आपको इसको डबल लाइन में कर लेना है, इसको भी डबल लाइन में कर लेना है। इतनी बात हो गई। ठीक, यम आकार की आकृति आपने बना ली। उसके बाद में यम के दोनों किनारे को, ऊपर वाले को थोड़ा सा आप झुका देंगे, कुछ इस तरीके से झुकाएंगे और फिर उसको सीधा कर घुमा देंगे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा इतना भाग बन गया। ठीक, उसके बाद में यम के बीच से थोड़ा सा आप यहां से मिटाइएगा और इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर और बीच में कुछ इस तरीके से लाइन खींच देगा। ठीक, इतनी बात हो गई। और इसको थोड़ा इस तरीके से, इसको थोड़ा इस तरीके से कर दीजिएगा। तो यहां से लेकर यहां तक का चित्र बहुत ही आसानी से आपका बन जाएगा। ठीक, यहां पर थोड़ा सा मिटाकर आप यहां से एक टोटी नुमा संरचना बना दीजिएगा। तो इतनी इसके ऊपर का जो पार्ट है वो आपने आसानी से बना लिया। ठीक, नीचे भी आएंगे तो नीचे में इसको थोड़ा सा पतला कर ऐसे झुका दीजिएगा। फिर इसमें से दो शाखाएं आप निकालिएगा, एक इधर और ऊपर ले जाकर इससे एक चक्री बना दीजिएगा। यहां पर एक चक्री बना दीजिए। ठीक, और इसको डॉट लाइन द्वारा कुछ इस तरीके से बना दीजिएगा। इतनी बात हो गई। उसके बाद में नीचे बस आपको सिंपल से यल आकार की आकृति बनाना है। फिर यहां पर एक छोटा सा ऐसे भाग बना देना है, फिर ये इसको थोड़ा सा झुका देना है। बस आपका जो वात्या भट्टी है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक, अब आपने वात्या भट्टी को बनाना सीख लिया। अब बात उठेगा कि वात्या भट्टी के हर एक पार्ट को कैसे नाम देंगे, आप नाम को कैसे दर्शाएंगे, तो उसको भी बहुत आसानी से समझते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर आप कभी तेल पेरते देखे होंगे, ठीक, या आटा की चक्की पर गए होंगे, तो ये कप और कोन, ये जो आपको कोन दिखाई दे रहा है इसके बारे में आपको पता होगा। ठीक, अगर नहीं पता है तो ये जो आकृति है ये इसको बोला जाता है कप अथवा कोन। तो यहां पर इसको आप दर्शा दीजिएगा, कप अथवा कोन। ठीक, ये क्या करता है कि जैसे इस कोन की सहायता से हम जैसे इसमें एस्क डालें तो हमें जैसे धीरे धीरे एस्क को डालना है, तो इस कप को थोड़ा सा दबाए, धीरे धीरे एस्क जो हमारा है वो नीचे जाने लगा। फिर हमें ज्यादा मात्रा में चला गया तो हम उसको थोड़ा ऊपर कर देंगे, रुक जाएगा वही। ठीक, तो कप और कोन जो होता है वो क्या करता है कि एस्क को धीरे धीरे मात्रा में, जितनी मात्रा में हमें डालना होता है उसके लिए ये सुविधाजनक होता है। ठीक, इतनी बात हो गई। उसके बाद में ये जो बीच का भाग होता है इसको बोला जाता है हापर। ये क्या होता है कि यहाँ पर एस्क भर दिया जाता है और धीरे धीरे कोन को दबा कर नीचे की ओर एस्को को डाला जाता है। इतनी बात हो गई। उसके बाद में अगर यहाँ पर ये जो टोटी आपने लगाया है इसका क्या कार्य होता है, इसका कार्य यही होता है कि इसमें जैसे कि इसके अंदर दहन होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी दी जाती है, तो इससे जो गर्म वायु होता है उसको निकलना भी तो जरूरी है, क्योंकि अगर किसी चीज में आप बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न करेंगे तो वो उससे वायु को निकालना भी ज्यादा आवश्यक होता है। नहीं निकालेंगे तो वो फट जाएगा। ठीक, तो यहां से क्या होगा, गर्म वायु निकल जाएगी। ठीक है, तो इसको आप नाम दे दीजिएगा गर्म वायु नली। इतनी बात हो गई।
उसके बाद में थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां पर आप इसका नाम दे देंगे ट्वीवर। अब ये ट्वीवर क्या होता है, ये क्या करता है, ये गर्म वायु, अब इसके अंदर कोई आग नहीं जलाया जाता, आग यहां पर क्या करता है कि इस ट्वीवर की सहायता से इस वात्या भट्टी के अंदर गर्म वायु का झोंका डाला जाता है, यानी गर्म हवा का बहुत ज्यादा झोंका डाला जाता है। ठीक, तो इससे इसके अंदर टेम्परेचर बरकरार रहती है। ठीक, उसके बाद में नीचे जब आ जाएंगे तो यहां पर आपको दो छिद्र मिलेंगे, एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर। ठीक, तो नीचे की ओर जो होता है इस यहां से आपका जो धातु गला हुआ होता है उसको निकालने का सुविधा होता है, और ऊपर का जो होता है यहां पर ऊपर मल जम जाते हैं तो उसको निकालने का सुविधा ऊपर से हो जाता है। ठीक, तो इसको आप यहां से दो नाम से दे सकते हैं, ऊपर वाले को आप कह सकते हैं धातुमल छिद्र और नीचे वाले को आप कह सकते हैं धातु छिद्र। अगर नहीं आता है तो आप इसको शीर्ष छिद्र नाम देकर दोनों को छोड़ सकते हैं। इतनी बात हो गई। ठीक, उसके बाद में ये ऊपर वाला आपको पता हो गया कि धातुमल है, यानी धातुओं में जो निकलना हुआ मल है वो ऊपर तैरता है, और नीचे जब गलने के बाद जो धातु है वो नीचे बैठ जाता है तो ये पिघला हुआ लोहा हो गया। ठीक, इतनी बात हो गई। उसके बाद में ये जो नली होती है ये क्या होती है, वायु नलिका, यानी कि ये यहाँ पर क्या करता है, ये वायु को, गर्म हवा के झोंका को इसी वात्या भट्टी में डालता है। ठीक है, तो ये जो नली है ये क्या है, ये है वायु नलिका। तो ये आपका हो गया इसका नामकरण। इतनी बात हो गई। अब इसके बाद में यहां पर इसके अंदर वात्या भट्टी के अंदर किस भाग में कितना टेम्परेचर होता है इसको जानना अति आवश्यक होता है, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल में वाइवा जब होता है तो उसमें पूछा जाता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, ये जो पूरी वात्या भट्टी है इसको 4 खंडों में बांटा गया है। ठीक, जिसमें से जो हमारा पहला खंड है वो हमारा है दहन खंड, दूसरा खंड है गलन खंड, तीसरा खंड है धातुमल खंड और चौथा खंड है अपचयन खंड। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, दहन खंड की अगर हम बात करें, दहन खंड ये हमारा नीचे वाला भाग है, दहन खंड की अगर हम बात करें तो आप यहां से लिखेंगे दहन खंड के बारे में कि वात्या भट्टी का वह निचला भाग जिसका ताप 1500 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस होता है तथा कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेते हैं, दहन खंड कहलाता है। ठीक, तो ये जो आपका नीचे का भाग है, ये वाला भाग, ये आपका क्या होता है, दहन खंड होता है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 1500 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और यहां पर जब ज्यादा गलनांक होता है तो यहां से क्या होता है, कार्बन और उसके बाद में ऑक्सीजन दोनों क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेते हैं। ठीक, तो आपने यहां से दहन खंड के बारे में यहां से इतना जान लिया, ये आपका दहन खंड हो गया। उसके बाद में आप यहां पर आएंगे तो यहां पर क्या है, गलन खंड है। ठीक, तो गलन खंड की परिभाषा की अगर बात की जाए तो वात्या भट्टी का वह निचला भाग जिसका ताप 1200 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस होता है तथा इस क्षेत्र में धात्विक अयस्क गलकर लावा बन जाते हैं, वो क्षेत्र कहलाता है आपका गलन खंड। ठीक, तो ये आपका जो ये बीच वाला यहां पर आप देखेंगे, ये वाला जो क्षेत्र है नीचे से सेकंड नंबर वाला, इसका जो तापमान होता है वो 1200 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, साथ में यहां पर आने के बाद में जो अयस्क डाला जाता है, यहां पर जब आता है अयस्क तो उसमें जो धातु होता है वो गल जाता है। ठीक, इसी कारण से इसको गलन खंड कहा जाता है। ठीक, क्यों यहां पर गल जाता है, क्योंकि यहां पर जो होता है वो क्या करता है, यहीं पर ज्यादा मात्रा में ताप देता है, तो ताप यहां पर ज्यादा होने के कारण वो गलना यहां से स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो आपने गलन खंड को जान लिया। ठीक, उसके बाद में आप आ जाइए धातुमल खंड पर। धातुमल खंड की अगर आप बात करें तो आप लिखेंगे कि वात्या भट्टी का वह निचला भाग जिसका तापमान 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस होता है तथा वहां पर कैल्शियम सिलिकेट बनता है, यानी कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण होता है, वो आपका खंड कहलाता है धातुमल खंड। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आपका बीच वाला खंड है, ऊपर से सेकंड नंबर वाला खंड, इसका तापमान 800 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, साथ में यहां पर कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण होता है, जिसको अभी हम यहां पर अभी इक्वेशन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद में सबसे ऊपर आ जाता है हमारा अपचयन खंड। ठीक, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि वात्या भट्टी का वह ऊपरी भाग जिसका ताप 400 से 700 डिग्री सेल्सियस होता है
तथा यहां से ही सबसे पहले अयस्क गुजरता है, ये खंड कहलाता है आपका अपचयन खंड। तो यहां से आपने अपचयन खंड को जान लिया, ये सबसे ऊपर अपचयन खंड हो जाएगा, 400 से 700 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर आप इन चारों की जब परिभाषाएं जानेंगे तो यहां पर आप इसका टेम्परेचर लिख पाएंगे। वैसे भी आप यहां से 1500 से 2000 कर लीजिएगा, उसके बाद में 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस और 800 से 1000, 400 से 700। ठीक, इसको याद कर लेना है क्योंकि आपके वाइवा में ये चीज पूछा जाता है कि गलन खंड, वात्या भट्टी के गलन खंड का टेम्परेचर कितना होता है, तब आपको वहां पर बताना होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट कर चलना है। ठीक, इतनी बात हो गई, आपने यहां से डिग्री सेल्सियस यहां पर सारी चीजें लिख ली। ठीक, अब आपको ध्यान देना है, ये जो वात्या भट्टी होती है ये 25 से 60 मीटर लंबी होती है। ठीक, यानी कि अब ऐसा नहीं कि 25 से 60 का मतलब क्या हुआ कि कहीं पर बड़ी फैक्ट्री होगी, कहीं बड़े मायने में इसको लगाया जाएगा, कहीं छोटे मायने में लगाया जाएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर ये 25 से 60 मीटर लंबी होती है। ठीक है, और साथ में इसकी जो चौड़ाई होती है वो 6 से लेकर 8 मीटर होती है। तो ये चीज भी याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो इनको याद करना है, 25 से 60 मीटर ये लंबी होती है और 6 से 8 मीटर चौड़ी होती है। तो आपने यहां से वात्या भट्टी बनाना सीखा, उसके अनेक पार्ट के नाम को सीखा। ठीक, हर एक पार्ट का कार्य क्या होता है उसको सीख लिया। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, होता क्या है कि इसके ऊपरी भाग से जो अयस्क होता है, अयस्क मतलब कि जो धात्विक अयस्क होता है, जिसको थोड़ा उसकी जो अशुद्धियां है उसको थोड़ा निकाल कर साफ सुथरा कर इसमें डाला जाता है। ठीक, हापर में अगर इकट्ठा होगा, कोन के सहायता से हम मैनेज करेंगे कि कितनी मात्रा में हमें अयस्क को डालना है, तो धीरे धीरे अयस्क को डाला जाता है, प्रवेश कराया जाता है अंदर। ठीक, जब अयस्क यहां पर आता है तो अयस्क केवल अयस्क को ही नहीं डाला जाता, उसमें कोक यानी कि कोयला वोयला मिलाकर पूरा अच्छी तरीके से इसमें डाला जाता है, कोयले का मिक्सचर उसमें डाला जाता है। ठीक है, तो कोयला और सारा चीज इसमें आता है। ठीक, उसके बाद में इस अपचयन खंड में आएगा धीरे धीरे, फिर उसके बाद में ये पहुंच जाएगा यहाँ पर, ये जो हमारा खंड है धातुमल खंड। ठीक, यहाँ पर पहुंच जाएगा। ऐसे चारों खंडों में ये आकर गुजरता है और हर एक खंड में कौन सी क्रिया होती है इसको हम यहाँ से रिएक्शन द्वारा समझते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो हमारा दहन खंड होता है उसमें 2 अपक्रियाएं होती हैं, यानी कि इस नीचे वाले भाग में 2 अपक्रियाएं होती है। कौन कौन सी होती हैं, ध्यान दीजिए। ये जो दहन खंड है, यानी कि अगर हम इस भट्टी में बात करें तो ये जो निचला भाग हमारा है जहां पर टेम्परेचर 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पर 2 अपक्रियाएं होती हैं। पहली अपक्रिया क्या होती है, पहली अपक्रिया में जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है वो फिर कार्बन से क्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है 1600 से 2000 डिग्री सेल्सियस पर। क्योंकि जो कोयला इसमें डाला जाता है तो कोयले से जो कार्बन निकलता है वो और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेते हैं इस दहन क्षेत्र में। ठीक है, साथ में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर कार्बन से क्रिया कर 1500 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। ठीक, इतनी बात हो गई, यानी कि 2 अपक्रियाएं हमारी इस दहन खंड में हो गई। अब हम बात करेंगे इस दहन खंड के बाद इस ऊपर वाले खंड में, यानी कि गलन खंड में, जिसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर 2 अपक्रियाएं होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फेरिक ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड क्या है, एक चीज समझिए, जो हम अयस्क डालते हैं वो कैसा अयस्क होता है, एक धात्विक अयस्क होता है। ठीक, यानी कि हमको धातु को अलग करना है और उसमें अशुद्धियों को अलग करना है, तो धात्विक अयस्क हम डालते हैं। तो ये जो फेरिक ऑक्साइड है वो एक तरीके का क्या है, धात्विक अयस्क है। ठीक, तो जब हम धात्विक अयस्क को इस कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो ये क्या करता है कि इस 1200-1300 डिग्री सेल्सियस पर ये स्पेंजी आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। ठीक, यानी कि यहां पर इसका गलनांक हो जाता है। ये जो हमारा फेरिक ऑक्साइड यानी कि जो अयस्क है वो जब कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करता है तो यहाँ पर ये स्पेंजी आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, यानी गल जाता है। ठीक, इतनी बात हो गई। उसके बाद में जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बच जाता है
वो क्या करता है, वो टूट जाता है कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से दो अपक्रियाएं हुई। पहली अपक्रिया में आपने फेरिक ऑक्साइड से क्या बना लिया, स्पेंजी आयरन बना लिया। शेष जो बचा हुआ हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो क्या करता है, वो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है इसी गलनखंड में। ठीक, तो ये दो अपक्रियाएं आपकी गलनखंड की हो गई। उसके बाद में अगर हम इसके ऊपर आ जाएं, ठीक, यानी कि धातुमल खंड में आ जाएं, तो धातुमल खंड में क्या होता है, यहां पर भी दो अपक्रियाएं होती हैं जिसमें हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जो आपने एस्क के साथ कोक यानी कोयला डाला था वो है। ठीक, तो कैल्शियम कार्बोनेट 800 डिग्री सेल्सियस पर मतलब जब 800 डिग्री सेल्सियस पर जब जो कोयला है वो पड़ेगा तो वहां से वो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा, क्योंकि जब उस पर ताप बढ़ेगा तो वहां से ये कैल्शियम ऑक्साइड और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड में अलग हो जाएगा। इतनी बात हो गई। उसके बाद में यहां पर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये सिलिका से अपक्रिया कर कर कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है। अभी कैल्शियम सिलिकेट क्या है, कैल्शियम सिलिकेट आपका धातुमल है। ठीक है, ये जो धातुमल है, जो धातु के ऊपर यहाँ पर जैसे जो लावा है ये नीचे की तरफ क्या है, नीचे हमारा जो धातु है वो गलकर पूर्ण रूप से यहाँ पर नीचे आ गया। ठीक, यानी शुद्ध धातु, और इसके ऊपर जो मल है, जो अशुद्धियां थी वो यहाँ पर ऊपर आ गई। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका से क्रिया कर कर कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है। ठीक, तो हमारा जो अपक्रिया होता है वो तीन खंड में ही होता है, पहले दहन खंड में, गलन खंड में और धातुमल खंड में। अपचयन खंड में क्या होता है कि अपचयन खंड में कोई अपक्रिया नहीं होती क्योंकि ये सबसे ऊपरी भाग होता है। ठीक है, तो जो अपक्रियाएं होती है तीन खंड में होती हैं। और यहां से आपने 6 अपक्रियाओं को देखा, 6 तरीके का यहाँ पर इक्वेशन बना, जिसमें से आपका सिंपल है तैयार करना। यहाँ पर क्या होता है, दहन खंड में कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से क्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। पहला हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि दहन खंड आपका कंप्लीट हो जाएगा, वेरी सिंपल। उसके बाद में यहां पर अगर आ जाए गलन खंड में, तो गलन खंड में अब जब आपका बीच में जब आएगा अयस्क यानी कि धात्विक अयस्क, तो वो गलेगा नहीं क्योंकि इसका नाम है गलन खंड। ठीक, तो यहां पर जब हमारा फेरिक ऑक्साइड क्या है, ये एक अयस्क है। ठीक है, धातु का, तो ये क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कर स्पेंजी आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ठीक, उसके बाद में जो भी बचेगा कार्बन मोनोऑक्साइड वो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो आपका यहाँ से गलन खंड तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर तैयार करना होगा, बाकी सही से तैयार हो जाएगा, ध्यान दीजिए। उसके बाद में जब आप धातुमल खंड में आएंगे तो धातुमल खंड में देखेंगे ये हमारा ऊपर वाला भाग है। ठीक, तो यहाँ पर जब कोयला आप डालेंगे तो कोयला पर जब टेम्परेचर पड़ेगा तो वो जलेगा, टूटेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में 800 डिग्री सेल्सियस पर CaCO3 यानी कोयला टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक, और उसके बाद में फिर कैल्शियम जो ऑक्साइड है वो हमारा सिलिका से क्रिया कर कैल्शियम सिलिकेट बना लेगा और यही हमारा धातुमल हो जाएगा। तो ये अपक्रियाएं होती हैं इस पूरी वात्या भट्ठी में, जिसको तैयार करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या क्रिया हुई। इन सब सारी क्रियाओं से हमको क्या मिला। सबसे पहले हमने इसमें क्या डाला, कोक के साथ धात्विक एसिड को डाला। ठीक, उसके बाद में जब यहाँ पर हमारा जो कोयला आया तो कोयला मतलब जब ताप पड़ा तो वो जला। ठीक, उसके बाद में हमारा जो धातु था वो 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस पर फेरिक ऑक्साइड हमारा टूट गया, किसमें, स्पेंजी आयरन, और उसके बाद में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, यानी कि वो गल गया। उसके बाद में नीचे जब आया तो हमारा धातुमल तैयार हो गया, किसके रूप में, कैल्शियम सिलिकेट के रूप में, और साथ में जो हमारा पिघला हुआ लोहा है वो नीचे बैठ जाता है और उस लोहे को हम यहाँ से नीचे वाले भाग से निकाल लेते हैं क्योंकि ये तरल पदार्थ के रूप में हो जाता है। और जो हमारी अशुद्धियां होती हैं यानी धातुमल होता है वो ऊपर होता है, तो ऊपर से यहाँ से हम अशुद्धियों को इस रास्ते से निकाल लिया जाता है। तो ये हमारी क्रियाएं होती हैं इस वात्या भट्ठी में। तो वात्या भट्ठी के बारे में आपने यहाँ से जान लिया। अब हम आपको बताएंगे कि आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में या फिर आप जब प्रैक्टिकल देंगे तो वहां पर वाइवा जब होगा तो आपके सामने इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो ये होगा
कि इसके टेम्परेचर को लेकर कि दहन खंड में इसका टेम्परेचर, वात्या भट्टी के दहन खंड का टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है, तापमान कितना होता है, या फिर गलन खंड का पूछ लेगा। तो ऐसे चारों खंड का जो यहाँ पर टेम्परेचर है, ताप है, उसको आपको याद रखना है। ये चीज आपका वाइवा में या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जा सकता है। साथ में अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन के बारे में। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि वात्या भट्टी के अंदर अग्निश ईंटों का स्तर क्यों लगाया जाता है, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो आपसे जब वो पूछे कि वात्या भट्टी के अंदर अग्निश ईंटों का स्तर क्यों लगाया जाता है, तो आपका जवाब ये होगा जिससे कि ताप वात्या भट्टी के बाहर ना निकले, ठीक। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन को घुमाकर वो पूछेगा, ठीक है, यानी कि वो पूछ ले अगर आपसे कि वात्या भट्टी में वो कौन सी ऐसी सुविधा की जाती है जिससे उसका ताप बाहर ना निकले, तो आप बताएंगे कि उसके अंदर अग्निश ईंटों का स्तर लगाया जाता है, ठीक। तो ये दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। उसके बाद में अगर हम और बात करें तो आपसे पूछ सकता है कि ये जो वात्या भट्टी है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो आप बता देंगे 25 से 60 मीटर, ठीक। और फिर यहां से क्वेश्चन बनेगा वो ये होगा कि ये जो वात्या भट्टी है ये किस काम के लिए होता है, ठीक। आप बहुत सारे वीडियो देखेंगे तो उसमें वो इसी में भर्जन कराएंगे, इसी में निस्तापन कराएंगे, ठीक है, इसी में उसको जो अयस्क होगा उसको शुद्ध भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये जो आखिरकार आप समझ लीजिए कि जो भट्टी होती है, भट्टी किस काम की होती है, भट्टी में चीजों को गलाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये एक तरीके का भट्टी है और इस भट्टी में अयस्क को गलाकर उसकी अशुद्धियों को मल के रूप में निकाला जाता है और जो उसकी शुद्धि होती है, शुद्ध अयस्क जो होता है उसको एक तरफ से निकाल लिया जाता है। इसी काम के लिए हमारा ये जो वात्या भट्टी होता है वो काम होता है, ठीक। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।